क्या तुमने डायरेक्टर राजामौली के फेमस कर्ज के बारे में सुना है? अगर तुम मायाजाल से अभी तक अनजान हो तो सबसे पहले तो बधाई हो कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, लेकिन इस वजह से मुझे राजामौली के कर्ज को तुम्हें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो सिनेमा जगत में ऐसा माना जाता है कि जो भी एक्टर डायरेक्टर राजामौली के साथ फिल्म करता है उसे फेम तो काफी मिलता है, लेकिन उसके आगे आने वाली फिल्में चल नहीं पाती। यानी राजामौली के साथ काम करने के बाद उस एक्टर के करियर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और तुम्हें एक सीक्रेट बताओ, पर्सनली मैं बड़ा ही नास्तिक किस्म का आदमी हूँ। मेरा भगवान और शैतान पर विश्वास नहीं है, तो ये साला कर्ज क्या चीज है। लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मैं खुद शॉक्ड हो गया। राजामौली ने अब तक 12 फिल्में की है और सभी सुपर ब्लॉकबस्टर रही है और सभी फिल्मों में साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन सबके साथ ये हुआ है, यानी कि सबको ये कर्ज लगा है। तो क्या इसका मतलब लोग जो डायरेक्टर राजामौली के कर्ज को लेकर कहते हैं वो सच है? अब डायरेक्टर ने 12 फिल्में की है और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा कि ये सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो गई है, लेकिन मैं इस वीडियो में सबको इंक्लूड नहीं कर सकता वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन उनमें से कुछ फेमस फिल्में और उनमें लिए गए एक्टर से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये श्राप कैसे वर्क करता है। और हाँ, जिनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ उनके साथ भी ये हो चुका है, यानी कि ये श्राप उन्हें भी लगा है। खैर तो चलो सबसे पहले एनटीआर को लेते हैं, क्योंकि एनटीआर की 2001 में आई फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 से ही एसएस राजामौली ने अपने फिल्मोग्राफी की शुरुआत की थी। इंटरेस्टिंगली एनटीआर के साथ डायरेक्टर ने टोटल 4 फिल्में की है। स्टूडेंट नंबर 1 के अलावा राजामौली की सेकंड फिल्म सिम्हाद्री, 2007 में आई यमा डोंगा और अभी 2022 में आई RRR। एनटीआर ने अपना डेब्यू 23 मई 2001 को आई निन्नु चोडलानी, जो एक रोमांटिक ड्रामा थी, उससे किया था, लेकिन ये फ्लॉप चली गई। बीच में एक ब्रेक लेके बता दूं कि मैं जिन भी फिल्मों के नाम ले रहा हूँ वो तेलुगु में है, इसलिए अगर नाम लेने में गलती हो जाए तो संभाल लेना और स्क्रीन पर तुम्हें सारे नाम दिख जाएंगे। खैर एनटीआर के फ्लॉप फिल्म के बाद 27 सितंबर 2001 को स्टूडेंट नंबर 1 आई, जो ब्लॉकबस्टर हो गई और राजामौली ने एनटीआर को तेलुगु सिनेमा में एज ए लीड एक्टर एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन उसके बाद 21 दिसंबर 2001 को एनटीआर की तीसरी मूवी सुब्बू आती है, जो अगेन फ्लॉप होती है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक नए एक्टर को करियर के स्टार्ट में ही एक साथ 3 फिल्में एक ही साल में कैसे मिल गई, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड तो यूं ही नेपोटिज्म के लिए बदनाम है। तू समझा? हाँ। तो उसके बाद राजामौली की सेकंड फिल्म सिम्हाद्री भी एनटीआर के साथ ही बनी और ये फिल्म उस समय इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। इसके बाद तो एनटीआर तेलुगु के काफी बड़े स्टार बन गए, लेकिन फिर भी उसके बाद उनकी 2004 में आई आंध्रा वाला डिजास्टर हो गई। और यही नहीं बल्कि राजामौली के साथ 2007 में आई यमा डोंगा तक बंदे ने 5 फ्लॉप दी और सिर्फ एक हिट। खैर थीफ ऑफ यमा के बाद यानी यमा डोंगा के बाद भी कर्ज जारी रहा और 2008 में आई कांतरी एवरेज रही। उसके बाद 2022 में आई RRR, जिसने इंडिया को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को नाटो नाटो पर नचाया। और उसके बाद एनटीआर ने अभी देवरा की है, जिसकी एक्यूरेट बॉक्स ऑफिस जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन फिल्म 400 से लेकर 450 के बीच में है। खैर इसका बजट 300 करोड़ था, तो इसे सिर्फ हिट होने के लिए 600 करोड़ कमाने पड़ेंगे, जो फिलहाल तो इम्पॉसिबल लग रहा है, पर हो भी सकता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो इस कर्ज का सबसे बड़ा चेहरा है। यस, मैं प्रभास की ही बात कर रहा हूँ। 2005 में राजामौली ने प्रभास के साथ छत्रपति बनाई, जो सुपर ब्लॉकबस्टर रही और उसने प्रभास को तेलुगु सिनेमा का फेमस चेहरा भी बनाया। लेकिन उसके बाद प्रभास ने टोटल 4 फ्लॉप फिल्में दी, उन्हें कमबैक के लिए 4 साल लग गए। वहीं पर उसके बाद 2015 में आती है इंडिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बाहुबली, जिसके दोनों पार्ट ने न सिर्फ डायरेक्टर और प्रभास को इंडिया भर में बहुत ज्यादा फेमस कर दिया, बल्कि साउथ की सारी फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए पैन इंडिया के दरवाजे भी खोल दिए। हाँ, ये पैन इंडिया का लफड़ा बाहुबली से ही शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी कर्ज कायम रहा, क्योंकि उसके बाद प्रभास की फिल्मों ने कई बड़े स्टूडियोज को सड़क पर खड़ा कर दिया था। सेम यही चीज रामचरण के साथ भी हुई। बंदे ने मगधीरा से 2009 में ये साबित कर दिया कि वो हर तरह का रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद 2010 में आई ऑरेंज फ्लॉप चली गई और RRR के बाद जो फेम रामचरण को वर्ल्ड वाइड मिला था, उसका भी उनकी RRR के बाद की फिल्म
आचार्य को कोई फायदा नहीं हुआ। आचार्य जिसमें मेगा स्टार चिरंजीवी भी थे तब भी फिल्म डिजास्टर हो गई और यही चीज ऑलमोस्ट हर एक्टर के साथ हुई है। जिन्होंने भी डायरेक्टर एस.एस. राजामौली के साथ काम किया है उन्हें स्टारडम तो मिल जाता है पर उनकी नेक्स्ट फिल्म फ्लॉप हो जाती है और ऐसा उनकी हर फिल्म के साथ होने की वजह से कोई भी इस कर्ज वाली बात पर यकीन कर लेगा। तो चलो अब ये जानती है कि क्या एस.एस. राजामौली का ये कर्ज सच है और अगर नहीं है तो फिर ऐसा उनकी हर फिल्म के एक्टर के साथ कैसे हो रहा है। अब देखो ऐसा होने के मेन 2 रीजन है। रीजन नंबर 1, एस.एस. राजामौली से पहले ये एक्टर कुछ खास नहीं कर रहे थे। हाँ, ये उनके फैंस को बुरा लग सकता है लेकिन ये सच है। इनमें से कोई भी सिनेमा में कुछ खास करने की सोच से या फिर कुछ यूनिक और बड़ा करने का सोचकर अपनी फिल्में चूज नहीं कर रहा था, जैसे कि एस.आर.के या फिर ऋतिक और रणबीर करते हैं, या फिर साउथ के एक्टर का एग्जाम्पल दूं तो चियान विक्रम करते हैं। अब ये तुम्हें इनकी हर फिल्म में तो नहीं दिखेगा पर मोस्ट ऑफ फिल्म में दिखाई देगा कि ये फिल्म करके एक्टर सिनेमा के लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके स्क्रिप्ट में दम है या फिर डायरेक्टर के विजन में दम है, ऐसा कुछ तुम्हें दिखाई देगा। पर राजामौली ने जिनके साथ काम किया है उनके साथ ऐसा नहीं था। जैसे कि एनटीआर को ही ले लो, राजामौली के साथ फिल्म करने से पहले उनकी जो फिल्म फ्लॉप हुई थी वो एक नॉर्मल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और बाकी सब की भी उस समय पर यही हालत थी। कुछ एक्टर एक्सेप्शन हो सकते हैं पर ये चीज मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि राजामौली के बाद सभी एक्टर की फिल्में फ्लॉप क्यों गई, क्योंकि उन सभी एक्टर्स का फिल्म सिलेक्शन ही गलत था और ये चीज राजामौली के उनके करियर में आने से पहले ही हो रही थी। राजामौली ने तो बस उनके एक्टिंग को और टैलेंट को पहचान कर उन्हें अपनी फिल्म के लिए चुना और इसीलिए जब राजामौली की फिल्म रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर हो जाती तो ये सभी फिर से गलत फिल्म चूज कर रहे थे। इसीलिए तुम इनमें से किसी भी एक्टर की डायरेक्टर राजामौली के बाद वाली फिल्म उठाकर देख लो, वो अच्छी नहीं है। जैसे प्रभास का ही एग्जांपल ले लो, छत्रपति से पहले प्रभास ने 4 डिजास्टर फिल्में दी थी और छत्रपति के बाद भी ये चीज कायम रही। वहीं पर एनटीआर ने भी एक फ्लॉप दी थी और बाकी सब की भी यही हालत है। मतलब कि राजामौली से पहले भी ये फ्लॉप फिल्में दे रहे थे, जिसके कई सारे रीजन है लेकिन उनमें से ही एक है रॉन्ग स्क्रिप्ट सिलेक्शन, जो कि इन्होंने राजामौली के साथ काम करने के बाद आगे भी कंटिन्यू रखा। रीजन नंबर 2, ये कैसा रीजन हो सकता है? राजामौली की फिल्मोग्राफी उनके एक्टर की अगली फिल्मों के फ्लॉप होने का रीजन कैसे हो सकती है? चलो मैं बताता हूँ। राजामौली कोई नॉर्मल डायरेक्टर नहीं है, वो अपनी फिल्मों से प्यार करते हैं, इसलिए उनकी हर फिल्म किसी ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह होती है जिसमें वो अपना सब कुछ लगा देते हैं। उन्हें तुम इंडिया का क्रिस्टोफर नोलन भी कह सकते हो। इसलिए डायरेक्टर एस.एस. राजामौली को लार्जर देन लाइफ स्टोरीज एपिक स्केल पर बनाने के लिए जाना जाता है। और हाँ, मैं सिर्फ उनकी नई फिल्में बाहुबली और RRR की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मक्की और मगधिरा भी अपने समय की लार्जर देन लाइफ फिल्में ही थी। साथ ही में उनके फिल्मों की स्टोरी टेलिंग बहुत ही इनोवेटिव होती है, जहां वो इंडियन रूट्स में बनी कहानियों को मॉडर्न फिल्म मेकिंग टेक्निक्स के साथ कंबाइन करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है बाहुबली या फिर RRR, जिनके रूट्स इंडिया से जुड़े हुए हैं लेकिन उन्हें बनाने के लिए मॉडर्न फिल्म मेकिंग टेक्निक्स का यूज हुआ है। इसी चीज को भूलने की वजह से आदिपुरुष इतनी टट्टी बनी थी, जहाँ VFX तो घटिया थे ही, लेकिन ओम राउत ने रामायण की ऑथेंटिसिटी को ही खो दिया था। और VFX की बात चली है तो राजामौली उसमें भी इंडियन सिनेमा को एक कदम आगे ले आए हैं, जहां वो अपनी हर फिल्म में वर्ल्ड की बेस्ट VFX टीम के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, जिससे देखने वाला उनकी फिल्मों में असली और CGI में फर्क भी नहीं कर पाता। और हाँ, ये चीज भी तुम्हें उनकी शुरुआत की फिल्मों में भी सेम दिखेगी। ये सब हो पाता है डायरेक्टर के अटेंशन टू डिटेल की वजह से। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि वो अपनी फिल्मों से प्यार करते हैं, तो इसलिए वो हर चीज पर डिटेल में काम करते हैं, चाहे वो मेमोरेबल कैरेक्टर्स क्राफ्ट करने हो, एक्शन सीक्वेंसेस कोरियोग्राफ करने हो, या फिर अपने फिल्मों में ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखना हो। हर चीज पर वो बारीकी से काम करते हैं। His focus on detail give his films a sense of richness and depth। और सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी लगती है वो है उनकी कास्टिंग। वो ये चीज अच्छी तरह से जानती है कि कौन सा एक्टर किस रोल को कितना अच्छा कर सकता है। भले उस एक्टर को ये बात ना पता हो, लेकिन राजामौली उस एक्टर पर काम करके उससे बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा लेते हैं, जो उस एक्टर के करियर का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस बन जाता है। बाकी कैच ग्रैब मेकर की तरह नहीं है कि स्टोरी में स्टार की जगह ना होकर भी उन्हें जबरदस्ती लिया जाता है। खैर, यही सारे रीजन है जो न सिर्फ डायरेक्टर राजामौली की हर फिल्म को सुपर ब्लॉक
ब्लॉकबस्टर बनाते हैं बल्कि उनके फिल्मों के कैरेक्टर्स को भी इतना बड़ा बना देते हैं कि वो एक्टर खुद उस कैरेक्टर के लेवल का परफॉर्मेंस अपनी दूसरी फिल्म में नहीं दे पाता। यानी कि ये कर्ज सच नहीं है। अगर उस एक्टर ने सही फिल्म और सही डायरेक्टर चुना तो उसकी फिल्म डेफिनेटली वर्क करेगी। एग्जाम्पल के लिए एकलौते राजामौली के साथ ईगा में काम करने के बाद भी अपनी नेक्स्ट फिल्म क्रिटिकली हिट देने वाले नानी को ही ले लो। जिस वक्त नानी ने राजामौली के साथ वर्क किया था उस समय वो ज्यादा पॉपुलर नहीं थे अगर हम डायरेक्टर के बाकी फिल्मों के हीरो से उन्हें कंपेयर करें तो। इसलिए लॉजिकली देखे तो उनपे तो ईगा वाली छवि बैठनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो वेल्लीपोइंडी मनासु बॉक्स ऑफिस पर तो खास नहीं थी, लेकिन क्रिटिक्स से इसे काफी तारीफें मिली थी। और अगर हम नानी की इस फिल्म को भी इग्नोर करें क्योंकि वो थिएटर में इतना नहीं चली थी, तो भी बाकी एक्टर की फिल्में जो राजामौली की फिल्म करने के ठीक बाद उन्होंने की थी वो खुद इस चीज को साबित करती है कि राजामौली की फिल्मों को टक्कर ना दे पाना और खुद उन फिल्मों का घटिया होना उन सभी एक्टर की फिल्मों के फ्लॉप होने के रीजन है, ना कि डायरेक्टर राजामौली का कर्ज। आई होप कि अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि ये कर्ज पूरी तरह से फेक है। तो अगर तुमसे कोई कर्ज की बात करे तो ये वीडियो उसे फेक कर मारना। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।